हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। काफी दिनों बाद आमने सामने आ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं चला गया था बाबा धाम। बाबा धाम गया, वहां से आया, पूजा करके दर्शन करके आया ठीक से। लेकिन आते ही जो जर्नी ना, सडनली गया फिर आया, जो है ना, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, को कंसिडर करके मैं गया था कि जल्दी से आऊंगा फिर काम चालू करूंगा सब चीज, है ना। आप लोगों को क्लासेस लेनी लेनी थी और भी बहुत सारी क्लासेस लेनी थी। हो नहीं पाया जो टाइम लगना था वही टाइम लगा। एक्चुअली क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई मेरी। मैं तो पहुंच तो गया अपने वर्क साइट पे, लेकिन यहाँ पे फिर लगभग मैं 3 दिन बुखार से, मतलब पैर वैर फूला हुआ था ना, है ना। तो बॉडी फिर पेन, बुखार वगैरह, इस अब ठीक है। अब ठीक है बाबा कृपा से। अब क्लासेस चालू करेंगे। तो ये आपका न्यू चैप्टर है, हमने फ्लेंस सेक्शन तक खत्म कर लिया था। उसके बाद डिजाइन ऑफ बीम। ओके, यहाँ पर कुछ कोडल प्रोविजंस हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे इन कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टर्म हमें सीखना है वो सीखना है इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम क्या होता है, या इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम आप कह लीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था। इफेक्टिव स्पैन और इफेक्टिव लेंथ इज दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द बीम विच एक्चुअली टेक पार्ट्स इन बेंडिंग, जो कि एक्चुअली बेंड होती है जब आप उस पर लोडिंग लगाओगे। तो वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है, वो पर्टिकुलर लेंथ जो है, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के मेंबर्स हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर है, फिक्स्ड एंड बीम है। तो ये बेसिकली ये 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, कंटिन्यूस मेंबर होते हैं, है ना। तो इनके लिए क्या इफेक्टिव स्पैन का फॉर्मूला कंसिडर किया जाता है, वो हमें देखना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम। आप हेडिंग डालिए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसमें बीम को देखिए, 2 सपोर्ट है, 2 सपोर्ट के ऊपर बीम प्लेस्ड है ना। यहाँ पे मैंने रिइंफोर्समेंट दिखा रखा है रेड कलर से, ताकि आप इस बीम का इफेक्टिव डेप्थ डी समझ पाओ। ठीक है, अब देखिए, सपोर्ट टू सपोर्ट जो डिस्टेंस है ना, सपोर्ट के इनर फेस से लेके दूसरे सपोर्ट के इनर फेस तक, ये वाला डिस्टेंस जो मैंने अभी मार्क किया, इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एल क्लियर, क्लियर डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स सपोज जो सपोर्ट का विड्थ है ना, ये विड्थ है B1 और ये सपोर्ट का विड्थ है B2। तो जो आप एल इफेक्टिव निकालोगे, एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ, इट विल बी मिनिमम ऑफ एल क्लियर प्लस इफेक्टिव डेप्थ डी, और एक मिनट, एल क्लियर प्लस B1/2 प्लस B2/2, इन दोनों का मिनिमम जो भी होगा वही होगा आपका इफेक्टिव स्पैन फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। समझ में आ रहा है? ये कोडल प्रोविजंस हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है कंटिन्यूअस बीम, या फिर कह लीजिए आप बीम स्लैब सिस्टम में भी आप सेम कंडीशन को यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला को जो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 2 केसेस होते हैं, इसके अंदर 2 केसेस है। पहला जो केस है वो क्या है, देखिए, फर्स्ट केस में ये है कि जो आपका सपोर्ट विड्थ है, सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट की चौड़ाई, ठीक है, इज लेस देन एल क्लियर बाई 12, LC/12। तो ये पहला केस, पहला सेट ऑफ फॉर्मूला लगेगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। एल क्लियर क्या है? सपोर्ट्स के इनर फेसेस के बीच का डिस्टेंस एल क्लियर है। ये B1 है, मान लीजिए सपोर्ट विड्थ, ये सपोर्ट विड्थ B2 है, विच इज लेस देन एल क्लियर बाई 12। आप कैलकुलेट करके चेक करोगे, है ना, क्या ये B1 B2 एल क्लियर बाई 12 से कम है या नहीं है। अगर कम है तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये अप्लाई होगा। एल इफेक्टिव, ये कंटिन्यूअस है इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से रफ शो कर रखा है। एल इफेक्टिव विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ
एल क्लियर प्लस डी, जो मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपने देखे थे, सेम एल सी प्लस बी वन बाई टू प्लस बी टू बाई टू, यही आपने देखा था इससे पहले, वही सेम अभी भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये पहला केस। सेकेंड केस बताया जाता है फॉर सपोर्ट विड्थ मोर देन एल सी बाई 12 और 600 mm विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम है, अगर आपका सपोर्ट का विड्थ इन उसके बराबर या उससे ज्यादा है तो, है ना, मतलब ये आपका लेट्स सपोज सपोर्ट विड्थ हो गया बी, इसमें अभी B1 B2 नहीं लिखते हैं, सिंपली बी लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका सपोर्ट विड्थ हो गया। जनरली इक्वल सपोर्ट्स ही हम प्रोवाइड करते हैं ना। अब देखिए, तो आपका ये क्लियर स्पैन, ये बीच का, इसको एलसी बोल देंगे। ठीक है, तो जो एल इफेक्टिव होगा इट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो भी सरिया दिया होगा, ठीक है, तो वो वहां से डेप्थ आपको शो होगा, इफेक्टिव डेप्थ डी। तो एल इफेक्टिव विल बी मिनिमम ऑफ दिस टू वैल्यू, एल क्लियर प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2 और एल क्लियर प्लस जो भी आपका सपोर्ट विड्थ है बी बाई 2। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। अब जो तीसरा सपोर्ट्स है ना, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रोलर रॉकर बियरिंग सपोर्ट, है ना, रोलर रॉकर बियरिंग सपोर्ट। इस तरह के सपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, है ना, एक ही रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो ये जो सपोर्ट्स होते हैं इस तरह के, तो अब इस केस में जो एल इफेक्टिव आप निकालोगे, है ना, इन सपोर्ट्स का सेंटर ले लीजिए बस, और कुछ नहीं है, सेंटर टू सेंटर बिटवीन सपोर्ट। एक मिनट दोस्त, इसका कलर चेंज कर लेता हूं, डायग्राम बना लीजिए, है ना। दिस विल बी योर एल इफेक्टिव, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर टू सेंटर बिटवीन सपोर्ट्स, बिटवीन सपोर्ट, सीधा सीधा यही हो जाएगा आपका एल इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट बना लीजिए आराम से डायग्राम को। कैंटिलीवर्स, कैंटिलीवर में देखिए इस तरह का अरेंजमेंट है, ये आपका वर्टिकल मेंबर एक कॉलम है, कॉलम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कॉलम को डिजाइन करेंगे, है ना, अच्छे तरीके से। ये कॉलम है आपका, और ये आपका कैंटिलीवर बीम है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। रिइंफोर्समेंट यहाँ पे दिखा रखा है। अच्छा, एक चीज, एक गड़बड़ यहाँ पे हुई है, क्या गड़बड़ हुई है पता लगाओ यार, क्या गड़बड़ हुई है। देखो, अगर सही सही मैं दिखाता टेक्निकली, तो मुझे रिइंफोर्समेंट यहाँ पे ऊपर दिखाना था। कैंटिलीवर्स में नेगेटिव मूवमेंट होता है, हॉगिंग, तो इस तरह से ये बेंड करेगी, इस तरह से बेंड करेगी, मतलब टेंशन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो जिस जोन में टेंशन अगर आरसीसी डिजाइन कर रहे हैं, उधर इन्फोर्समेंट दिखाएंगे ना, है ना, जिस जोन में टेंशन है, तो थोड़ा सा, ठीक है, तो आप रिइंफोर्समेंट को ऊपर दिखाइए, नीचे वाली रिइंफोर्समेंट को अपन मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई मेरे भुल्ले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इरेज होने में। नीचे वाला रिइंफोर्समेंट को मिटा दिया। ठीक है, अगर टेक्निकली देखें तो कैंटिलीवर में नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा, तो ऊपर की तरफ आपको रिइंफोर्समेंट दिखाने का। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ तक। अब ये इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे शो कर दो। दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ, ओके, यहाँ से नीचे से, यहाँ से, दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज योर रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट। कभी कभी गलती भी कुछ सिखा देती है। ये आपका कॉलम के फेस से, दिस इज व्हाट, फेस ऑफ कॉलम, इसको हम बोलते हैं फेस ऑफ कॉलम, कॉलम का फेस है। फेस ऑफ कॉलम से आपका ये कैंटिलीवर का फ्री एंड तक का जो स्पैन है, उसको हम क्लियर स्पैन बोलेंगे, एलसी। तो एल इफेक्टिव बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कैंटिलीवर का, एल इफेक्टिव विल बी सीधा एल क्लियर प्लस डी बाई 2।
ऐसे। दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ फॉर कैंटिलीवर, एल क्लियर प्लस dy2। क्लियर है, बना लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट जो अपना है दैट इज योर रिजिड फ्रेम। फ्रेम टाइप का स्ट्रक्चर है, फ्रेम सिस्टम है इस तरह का, आप पूरा फ्रेम वाला ढांचा बना रहे हो। तो इसमें दो तरह के मेंबर हैं, जो वर्टिकल मेंबर है उसको कॉलम बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं वो उसे हम बीम बोलेंगे। तो हम बीम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बीम का इफेक्टिव लेंथ तो ये होगा, ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने मार्क कर रखा है ये इफेक्टिव लेंथ होगी एल इफेक्टिव, ये होगी एल इफेक्टिव। तो ये एल इफेक्टिव क्या दिख रहा है आपको, जो भी बीम है, जैसे ये वाला बीम है, ये बीम था, इसका आपने इफेक्टिव लेंथ निकाला। ये वाला हॉरिजॉन्टल मेंबर ये बीम था, इसका आपने इफेक्टिव लेंथ निकाला। तो सेंटर टू सेंटर बिटवीन कॉलम है ना, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स। यही होगी आपका इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है, तो डायग्राम बना लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कोडल प्रोविजन है अपना इसमें वो है एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट के बारे में, एरिया ऑफ स्टील के बारे में। देखिए जब हम बीम को डिजाइन करते हैं तो अब तक आपने सीखा है जैसे सिंगली रिइंफोर्स बीम डिजाइन करते हैं तो टेंशन जोन में केवल स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, या डबली डिजाइन करेंगे तो टेंशन कंप्रेशन दोनों में स्टील हम प्रोवाइड करेंगे। तो स्टील से रिलेटेड जो कोडल प्रोविजन है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा। तो एरिया ऑफ टेंशन स्टील जो होगा मिनिमम कितना होना चाहिए 0.85 BD/FY। ठीक है, आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम स्टील कितना होना चाहिए 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, दैट इज 4% ऑफ बी इंटू कैपिटल डी, 0.04 बी इंटू डी आ जाएगा। ओके, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है। अब बात करते हैं कंप्रेशन स्टील का। कंप्रेशन स्टील में एएससी मिनिमम, इसका कोई मिनिमम वैल्यू है क्या? तो मैंने आपको पहले भी एक बार बता रखा था, मिनिमम किसी भी तरह का वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, नो वैल्यू प्रोवाइडेड। कौन कौन प्रोवाइड किया है? नो वैल्यू किसने दिया है? अकॉर्डिंग टू कोड इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 किसी भी तरह का मिनिमम वैल्यू का प्रोविजन नहीं दिया है ना कंप्रेशन स्टील के बारे में। लेकिन रिकमेंडेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड ये रिकमेंडेशंस हैं कि कम से कम 2 बार आप कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करिए ही करिए। ठीक है, मिनिमम 2 रिइंफोर्समेंट आप कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करिए ही करिए, क्योंकि देखिए होगा क्या, हम मेंबर को डिजाइन करेंगे शियर के लिए, जब तो शियर स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, तो शियर स्टीरअप को प्रोवाइड करेंगे। फिर अगर मान लो मेंबर पे टॉर्सन वगैरह भी आ रहा है, तो एक अगर बॉक्स टाइप का रिइंफोर्समेंट अगर हम प्रोवाइड करेंगे ना, इस तरह का बॉक्स टाइप का रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट अगर होगा, ओके, तो ज्यादा अच्छा होता है ना। टॉर्सन को रजिस्ट करने के लिए भी आरसीसी में हम एडिशनल स्टीरअप को ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बॉक्सी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो ज्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर शियर स्टीरअप्स आपको प्रोवाइड करनी है तो कंप्रेशन जोन में कम से कम एक सरिया इधर एक सरिया इस कॉर्नर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मिनिमम 2 स्टील आप कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर ही दीजिए, चाहे जरूरत पड़े या नहीं पड़े, टू होल्ड शियर स्टीरअप, ये पर्पज है। ओके, तो ये तो एक प्रोविजन है कि एटलीस्ट 2 बार मस्ट बी प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन टू होल्ड शियर स्टीरअप्स। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो क्या है देखिए, और एक जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कभी कभी हो सकता है कि स्ट्रेस का रिवर्सल हो जाए। जब स्ट्रेस रिवर्सल हो जाए, मतलब स्ट्रेस रिवर्सल को आप इस तरह से समझिए कि ये कोई आपका क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, अब ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। अभी पहले यहाँ पे टेंशन आ रही थी, ऊपर कंप्रेशन आ रही थी, तो जो सारा सारा मेन रिइंफोर्समेंट है टेंशन जोन में आपने प्रोवाइड कर रखा था। लेकिन मान लीजिए स्ट्रेसेस, उस मेंबर के ऊपर स्ट्रेसेस कुछ ऐसे आए, मतलब लोडिंग्स वगैरह कुछ ऐसे लगने लगे अब, है ना, कि जो अब क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो रिवर्स हो गई। रिवर्स हो गई मतलब अब टेंशन ऊपर लगने लगा, कंप्रेशन नीचे लगने लगा। सो इमरजेंसी में कम से कम 2 रिइंफोर्समेंट आपने वहां पे कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर रखा है, तो वो अब एज ए टेंशन रिइंफोर्समेंट एक्ट करेगा और वो स्ट्रेस रिवर्सल को, क्योंकि ये सब स्ट्रेस रिवर्सल वगैरह की जो फिनोमेना है ये अधिक समय तक होती नहीं है। ये होता क्यों है कि बेसिकली जो विंड वगैरह का फोर्स है, कभी टेढ़ा मेढ़ा या अर्थक्वेक के कारण इधर उधर से फोर्सेस लगने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो स्ट्रेस रिवर्सल के प्रॉब्लम्स आते हैं।
तो मान लीजिए स्ट्रेस रिवर्सल की प्रॉब्लम हुई तो कुछ सेफ्टी तो प्रोवाइड करेगा। अगर आपने कंप्रेशन जोन में भी अगर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है मिनिमम, तो मिनिमम मतलब कम से कम 2 सरिया। भले ही आपका पर्पस था शियर स्टीरअप को पकड़ के रखने का, होल्ड करके रखने का, लेकिन वो स्ट्रेस रिवर्सल जब होगी तो उस वक्त वो एज ए टेंशन स्टिल एक्ट करेगा और वो सारा का सारा टेंशन कैरी कर लेगा। तो हो सकती है कि बीम टूटने से बच जाए। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे लिखिए कॉमा करके, इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल है ना। देखिए, कोडल प्रोविजन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सभी याद करते हैं, सबको याद रहता है। लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कहाँ क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आपको जैसे मिनिमम टेंशन स्टील के पीछे का लॉजिक मैंने बता रखा था, मिनिमम डक्टिलिटी, ठीक है। और मैक्सिमम टेंशन स्टील क्या, मैक्सिमम जहां भी आए आप समझिए कि कंजेशन होने लगती है, अधिक 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 होने लगेगा तो क्या होता है, ज्यादा ट्रैफिक हो गया मतलब कंजेस्टेड हो जाता है। तो कंजेशन होने लगेगा तो क्या होगा, उनके बीच में कंक्रीट को अच्छे तरीके से पैक नहीं कर पाओगे, कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है? वो सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम पे लिमिट लगाया गया है, ठीक है। वो समझ गए आप। मिनिमम टेंशन स्टील पे लिमिट क्या है, मतलब क्यों उतना कम से कम उतना प्रोवाइड करना है, ताकि एक मिनिमम टू मिनिमम डक्टिलिटी आपको मेंबर का मिले, है ना, इसलिए। और ये मिनिमम कंप्रेशन स्टील कोड कुछ नहीं कहता है, लेकिन एक रिकमेंडेशन है, एक जनरल रिकमेंडेशन है हमारे पास कि 2 सरिया प्रोवाइड कर दीजिए कंप्रेशन जोन में, ताकि शियर स्टीरअप को होल्ड कर पाए और स्ट्रेस रिवर्सल अगर कभी हो तो उसको वो टेक केयर कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, समझ में आ रहा है। एएससी मैक्सिमम कितना, अगेन वही 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया मतलब बी इंटू डी। तो ये सारे प्रोविजन आपको याद रखने हैं, ठीक है। कंप्रेशन स्टील का, टेंशन स्टील का, सबका, इसका उसका सबका। अब नेक्स्ट जो कोडल प्रोविजन है आपका, दैट इज योर साइड फेस रिइंफोर्समेंट, या फिर इसको हम स्किन रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखिए इसको पहले लिखिए, स्टेटमेंट को मैं जैसा जैसा पढ़ता चलूंगा वैसा ही लिखना है आपको, है ना। इफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ वेब यहाँ पे कंसिडर किया हूं, देखो जो बीम है हम उसको एज ए फ्लैंज सेक्शन भी डिजाइन कर सकते हैं ना। तो फ्लैंज सेक्शन डिजाइन करेंगे तो आपका वेब वाला पोर्शन का डेप्थ कंसीडर करना है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन डिजाइन किए तो ओवरऑल डेप्थ कंसीडर करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर एज ए फ्लैंज सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो आप डेप्थ ऑफ वेब को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड 750 mm, पहला बात। देन तो यहाँ पे कॉमा दो, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दो, इसके बाद पहले ये लिखो, सीधा 0.1% नहीं लिखना, ये एक लाइन मिस हो गया था। देन reinforcement equal to 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया, वेब एरिया का बात कर रहा है, ध्यान से। reinforcement equal to 0.1% of gross web area, comma, equally distributed on both face is provided as side face reinforcement with spacing not more than 300 mm। क्या मतलब है इसका, अभी समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से। पहले इसको लिखिए, ये देखिए, ये एक मैंने बीम का क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन में ये विड्थ है, मान लो बीम का ओवरऑल विड्थ, ये विड्थ है आपका बी, दिस इज योर विड्थ बी, है ना, ये विड्थ है बी। और ये ओवरऑल डेप्थ मान लीजिए जो बीम था इसका ओवरऑल डेप्थ, एक मिनट यहां पर नहीं इस तरफ लिखते हैं, इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है ये यहाँ पे आपको दिख रही है डी, कैपिटल डी, विच इज ग्रेटर देन 750 mm हुआ होगा, इसलिए आपने यहाँ पे साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। साइड फेस रिइंफोर्समेंट ये मतलब क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना बीम का आपको, है ना। लेकिन बीम अगर लॉन्ग सामने से देखोगे तो ऐसा होगा, इस तरह का बीम होगा, कुछ इस तरह का, इसका कुछ डेप्थ दिख रही होगी। तो जो फेस है कौन सा, ये वाला फेस है, ये एक फेस है साइड का, और फिर उस तरफ पीछे की तरफ एक फेस होगा साइड का, 2 फेसेस होंगे।
है ना। तो वो साइड पे हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनली, इस तरह से, ऐसा। अगर तुम देखोगे तो इस तरह से रिइंफोर्समेंट होंगे, समझ में आ रहा है। यही तो आपको ये क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। ये फेस पे, साइड के साइड फेस पे, ओके, इस तरह से ये सरिया होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक साइड पे 1 2 3 4, ये देखो, ये मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4, 4 सरिया दिख रहा है। तो नीचे एक सरिया मतलब ये वाला, फिर ये बीच का 2, फिर ये ऊपर एक। तो देखिए हुआ क्या, ये तो आपका टेंशन स्टील हो ही गया, ये तो आपका टेंशन स्टील है ही, आप तो इसको काउंट कर ही रहो, टेंशन स्टील। फिर आपका ये जो 2 सरिया है, ये आपका हो गया साइड फेस रिइंफोर्समेंट, साइड फेस रिइंफोर्समेंट, है ना, साइड फेस रिइंफोर्समेंट। फिर ये ऊपर वाला कंप्रेशन स्टील हो गया मेरे भाई, कंप्रेशन स्टील। स्टील समझ में आया डिटेलिंग इसका, ओके। तो यहाँ पे ये जो 2 रिइंफोर्समेंट है ना, ये 2 रिइंफोर्समेंट, दिस इज योर साइड फेस रिइंफोर्समेंट। उसी तरह इस वाले फेस पे ये 2 रिइंफोर्समेंट जो है, ये आपका साइड फेस रिइंफोर्समेंट है। तो पहले तो आपने ये सरिया को देख लिया, ठीक है। और ये जो 3 मेन रिइंफोर्समेंट है, ये 3, ये क्या आपके टेंशन स्टील है, मेन लॉन्गिट्यूडनल टेंशन स्टील्स हैं वो, ठीक है। और ऊपर में जो 2 रिइंफोर्समेंट आपको कॉर्नर पे दिख रहा है, ये 2, ये कंप्रेशन स्टील है। प्लस अब इसको चारों बगल से घेरे हुए जो एक मैंने लाइन बना रखा है, देखो इस तरह का, ये भी एक तरह का स्टील है ये। अब वो कौन क्या है, वो है स्टीरअप, उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टीरअप, सियर स्टीरअप। उसके लिए भी आप डिजाइन करेंगे, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से, ये 4 सरिया, 1 2 3 4, ये 4 कितना होना चाहिए, तो ये 4 होना चाहिए आपका कुल मिला के, ये 4 होना चाहिए कुल मिला के 0.1% ऑफ, ध्यान से, 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया, ऑफ वेब एरिया, है ना, वेब एरिया। आप वेब का टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसका 0.1% लेंगे, ठीक है। जितना एरिया आएगा उतना एरिया का रीइंफोर्समेंट आप मतलब कैलकुलेट करेंगे, उतना एरिया का रीइंफोर्समेंट मतलब वो नंबर ऑफ बार सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर इक्वली डिवाइड करके प्रोवाइड कर देंगे दोनों फेस पे। ऐसा नहीं है कि हर एक फेस पे 0.1% है, नहीं, टोटल 0.1% प्रोवाइड करना है और उसको इक्वली डिवाइड करके प्रोवाइड करना है, मतलब बांट देना है दोनों फेसेस पे, ऐसा है, इस तरह से प्रोवाइड करना है। और ऐसे बांटना है, बांट के ऐसे कुछ इसको प्लेस करना है कि इनके बीच का जो स्पेसिंग होना चाहिए, स्पेसिंग कौन से, देखिए सेंटर टू सेंटर, देखिए ये वाला स्टील, ये वाला स्टील, ये स्टील, ये स्टील, ये सारे स्पेसिंग दिख रहे हैं आपको। मान लो ये स्पेसिंग S1, ये स्पेसिंग S2, ये स्पेसिंग S3, इनमें से कोई भी स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, 300 mm से स्पेसिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 300 mm, ठीक है। बार बार पूछा जाता है ये सब चीज, ध्यान रखिएगा। स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm इज प्रोवाइडेड सच दैट स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, मैक्सिमम है स्पेसिंग 300 mm, ठीक है। जब ओवरऑल डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड, मतलब डेप्थ अगर 750 तक है तब आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 750 से ज्यादा हो रहा है तब आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात नहीं है, ग्रेटर देन है सिर्फ, ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये छोटी छोटी बात एग्जाम में एग्जामिनर मजे ले लेता है, ओके। तो ये आपका मेन बेसिक साइड फेस रिइंफोर्समेंट या फिर इसको स्किन रिइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। इसका और भी कुछ कुछ पर्पज है। अब वो पर्पज क्या क्या है, देखिए इसको हम मेन प्रोवाइड क्यों करते हैं, प्रोवाइड ऐसे करते हैं, ये चीज आपने देखा अभी, मेन हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसको टॉर्सन के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। टॉर्सन में क्या बोला मैंने, बॉक्सी डिजाइन अगर होगा, है ना, बॉक्स टाइप में अगर इन्फोर्समेंट का अरेंजमेंट होगा सर्कुलर पैटर्न में, इस तरह से, जैसे सर्कुलर शाफ्ट वगैरह आप देखते हो, वो ज्यादा रजिस्ट कर पाता अच्छे से टॉर्सन को, तो इस तरह से अगर आप एक सर्कल में रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे तो वो टॉर्सन अगर इस आरसीसी सेक्शन पे आ रही होगी तो उसको भी अच्छे तरीके से वो झेल पाएगा, समझ में आ रहा है। तो टॉर्सन को झेलने के लिए हम कभी कभी इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर श्रिंकेज इफेक्ट को मतलब काउंटरैक्ट करने के लिए इसको हम प्रोवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है। अगर आपका क्रॉस सेक्शन का श्रिंकेज हो रहा है
तो श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक, श्रिंकेज मतलब रिडक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए उस कारण से क्या होगा, क्रैक डेवलपमेंट होगा, वर्टिकल डायरेक्शंस में क्रैक डेवलपमेंट होंगे। श्रिंकेज अगर होगा तो इस डायरेक्शन में, अभी मतलब दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, नीचे देखिए, ऐसे ये मेंबर था, अगर श्रिंकेज होगा, है ना, तो ऐसे क्रैक्स डेवलपमेंट होंगे। तो इस चीज को बचाने के लिए हम यहाँ पर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रही है, ये श्रिंकेज क्रैक्स है। तो श्रिंकेज को काउंटरैक्ट करने के लिए साइड फेस रिइंफोर्समेंट बहुत काम आती है। ओके, तो हम लिखेंगे साइड फेस रिइंफोर्समेंट is provided to account for any torsional effect in high depth beam। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो used to reduce shrinkage effect, used to reduce shrinkage effect। okay, it is also used to reduce the shrinkage effect of concrete। अभी श्रिंकेज के कारण जो क्रैक डेवलप होता है वो वर्टिकल क्रैक्स डेवलप होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब अलोंग द लेंथ डेवलप होंगे ऐसे, ये लेंथ ऑफ बीम है ऐसे ऐसे। ओके, वर्टिकल क्रैक्स डेवलप लॉन्गिट्यूडनली। डेवलप्ड लॉन्गिट्यूडनली। ये श्रिंकेज क्रैक है, तो इसलिए आप यहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, साइड स्किन रिइंफोर्समेंट। अब देखिए एक कोडल प्रोविजन और है, मतलब इसी से रिलेटेड। देखो अभी मैंने क्या बोला, स्किन रिइंफोर्समेंट हम तब प्रोवाइड करेंगे जब डेप्थ ऑफ बीम एक्सीड होगा 750 mm, तो वो तो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अगर बीम के ऊपर टॉर्सनल लोडिंग है, मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, है ना, तो अब ऐसे केसेस में ये सेम क्लाउज एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब हमको साइड फेस रिइंफोर्समेंट तभी प्रोवाइड कर देनी है जब डेप्थ ऑफ बीम 450 mm से ज्यादा हो जाए। साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड when overall depth d greater than 450 mm, है ना, जब 450 mm ही एक्सीड करेगा तभी हम प्रोवाइड कर देंगे। कब, जब मेंबर पे टॉर्सनल लोडिंग ही हो, सिर्फ आरसीसी मेंबर का बात कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसी के साथ ये एक इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस खत्म हो गए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर नॉमिनल कवर, इसके बारे में आइडिया लीजिए। आप इसको जानते हैं लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं हमें उसके बारे में पढ़नी है ना, तो लॉजिक्स हैं कुछ कुछ, हमें वो लॉजिक यहाँ पे पता करना है। देखिए नॉमिनल कवर है क्या, ये बीम का आपका सेक्शन है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको पहले स्टीरअप बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ स्टीरअप आपने प्रोवाइड कर रखा है, मान के चलो, ठीक है, ये स्टीरअप प्रोवाइड कर रखा है। स्टीरअप को 1D में ही रखते हैं। यहाँ पे आपका कंप्रेशन स्टील आपने प्रोवाइड कर रखा है, 2 कंप्रेशन स्टील मान के चलिए। फिर यहाँ पे आपने टेंशन स्टील प्रोवाइड कर रखा है 1 2 3 इस तरह से। दिस इज योर AST और ये ऊपर ASC है। दिस इज योर शियर स्टीरअप या शियर रिइंफोर्समेंट हम कहते हैं ना, तो उसको ASV लिखा जाता है ऐसे। ओके, शियर रिइंफोर्समेंट को। ओके, तो स्टीरअप मतलब स्टीरअप, ठीक है। अब ये देखिए आप सीधा भी स्टीरअप ही लिखो, स्टीरअप्स। जो नॉमिनल कवर है वो कहां तक है, क्या होता है। अच्छा, ये स्टीरअप को ना मैं 2D में बना देता हूँ। ये देखिए स्टीरअप का भी अपना एक डायमीटर होगा ना, शियर स्टीरअप का। थोड़ा डायग्राम ऐसा वैसा हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हो कि मैं कितना अच्छा कलाकार हूँ, है कि नहीं। हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं,
ड्राइंग कैड वगैरह बनाता है, हाथ का ड्राइंग वाला ईडी वाला सिस्टम गया रे बाबा। अब ईडी वाला सिस्टम नहीं है, सब कैड से प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये स्टीरअप आपका ऊपर भी थोड़ा यूनिफॉर्म बना देते हैं, नहीं बना, चलो जैसा रहे जैसा है वैसा ही है। तो देखिए नॉमिनल कवर क्या है, नॉमिनल कवर इज जो भी आपका लास्ट रेइंफोर्समेंट है स्टीरअप है, तो स्टीरअप का जो एकदम आउटर फेस होगा वहां से लेके ये कंक्रीट के आउटर फेस तक, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, इसी को हम क्लियर कवर और नॉमिनल कवर कहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कवर क्या है, टेंशन रेइंफोर्समेंट का सीजी, ये क्या है, ये जो लाइन में ड्रॉ किया हूं, कहां पे ड्रॉ किया हूं, आपको ये समझना है, टेंशन रेइंफोर्समेंट जो है उसका सीजी पे, ठीक है। तो टेंशन रेइंफोर्समेंट के सीजी से लेके कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर्स तक, ओके, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कवर। समझ में आ रहा है, और यही तक का जो डेप्थ होता है फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ओके, तो हम जो पढ़ाई करने वाले हैं वो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम नॉमिनल कवर या क्लियर कवर कितना होना चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई तो फैक्टर होगी, है ना, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करता है। अब वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। तो ये डेटा कोड के अकॉर्डिंग है ना, ये कोड के अकॉर्डिंग ये डेटा है। तो स्ट्रक्चर मेंबर में जैसे आपका स्लैब हो गया, फिर हम ले लेते हैं बीम को ले लेते हैं, फिर हम कॉलम को ले लेते हैं, फिर हम फुटिंग को ले लेते हैं। यही स्ट्रक्चर मेंबर हमारे पास बेसिकली अवेलेबल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोड, अपना कोड क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, ठीक है। इस कोड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम नॉमिनल कवर है, नॉमिनल कवर, इनके क्या क्या वैल्यूज हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट यार, दोस्त मेरे काय मेरे को इधर उधर करवाता है, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता, ठीक है। तो देखिए स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए भी 20 mm, ओके। कॉलम में 2 वैरायटी है, कॉलम में एक है 40 mm, 40 mm, ओके। 40 mm किसके लिए है, अगर आपने बार डाया 5 ग्रेटर देन 12 mm यूज कर रखा है, जो कि हम जनरली करते हैं, है ना। दूसरा है 25 mm, अगर आपने बार डाया लेस देन 12 mm यूज कर रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, यहां से भी थोड़ा एग्जामिनर घुमा देता है क्वेश्चन को। तीसरा है फुटिंग, उसके लिए 50 mm कोड ने रिकमेंड कर रखा। तो यही सारे वो वैल्यूज हैं जो कॉलम के लिए रिकमेंड किए गए हैं। कुछ कुछ किताब में इन बुक्स का अगर बात करें, बुक्स में बाकी सब वैल्यू तो सेम रहता है, लेकिन बीम के लिए ये जो 20 mm है इसके जगह ना 25 mm वो कंसिडर करते हैं, ओके। तो अगर क्वेश्चन में बीम का पूछा है ना, और आपको 20 mm नहीं देके 25 mm ही ऑप्शन है, तो आप वो भी टिक लगा सकते हो, आंसर आपका सही हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि किताबों में 25 mm दी गई है। समझ में आ रहा है, तो बीम के लिए ये चीज है, बाकी ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मेंबर, किस तरह का स्ट्रक्चर मेंबर है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। दूसरा जो अपने पास क्राइटेरिया है वो आती है ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एक्सपोजर कंडीशन पर बेस्ड। तो याद करिए हमारे पास ये सारे एक्सपोजर कंडीशंस थे, मैंने आपको पहले बता रखे थे, ठीक है। और क्लियर कवर के बारे में भी वहां पे आइडिया दिया था,
अगर आपको ध्यान से देखे होंगे तो। एक बार फिर से अभी यहाँ पे बता देता हूँ ये टेबल। तो बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशंस, ओके, चाहे किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर हो, माइल्ड एक्सपोजर है तो 20 mm, मॉडरेट है तो 30 mm, सीवियर एक्सपोजर है तो 45 mm, वेरी सीवियर एक्सपोजर है 50 mm, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशंस में आपको 75 mm का नॉमिनल कवर या क्लियर कवर कंसिडर करना पड़ता है या प्रोवाइड करना पड़ता है, आप ऐसा कह लीजिए। ठीक है, इसमें एक नोट आती है, फॉर मेन रिइंफोर्समेंट, फॉर मेन रिइंफोर्समेंट up to 12 mm dia in case of mild exposure, ध्यान देना, और किसी का बात नहीं कर रहा, माइल्ड एक्सपोजर का। इन केस ऑफ माइल्ड एक्सपोजर नॉमिनल कवर में रिड्यूस्ड बाय 5 mm, may be reduced by 5 mm। इस चीज को ध्यान रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, है ना, एक्सपोजर कंडीशन, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। तीसरा जो है फायर रेजिस्टेंस। देखिए, जो फायर रेजिस्टेंस से हम कैसे देखते हैं, फायर रेजिस्टेंस ना आवर्स में देखा जाता है कि आग लग गई तो अब इतना घंटा तक ये बीम टिक जाएगा, समझ रहे हो। फायर रेजिस्टेंस आवर में डिसाइड की जाती है। तो जितना आवर का आपको फायर रेजिस्टेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको नॉमिनल कवर बढ़ानी होगी। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको ये लॉजिक ध्यान रखना होगा कि एज द फायर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन आवर, नॉमिनल कवर इंक्रीजेस। ओके, तो नॉमिनल कवर increases with increase in resistance of structure against fire, with increase in resistance of structure against fire in hours। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 क्राइटेरिया था जिसके ऊपर आपका वो नॉमिनल कवर बेस्ड होता है। ओके, अब बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट के ऊपर मतलब जो हम लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंशन स्टील जैसे बीम के केस में जो टेंशन स्टील वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, इनका स्पेसिंग क्या होना चाहिए। तो 2 तरह का स्पेसिंग पर हम बात करेंगे। क्या, मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग, दूसरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पेसिंग आप कितना रख सकते हैं। एक तो मिनिमम स्पेसिंग, दूसरा मैक्सिमम स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। देखिए, यहाँ पे हम कौन से स्पेसिंग का बात कर रहे हैं, आप पहले एक बार डायग्राम में देख लीजिए। जैसे ये आपका कोई क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें आपने टेंशन स्टील प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, ये तो इनके बीच का ये स्पेसिंग का बात कर रहे हैं, क्लियर स्पेसिंग, ये दिस इज योर क्लियर स्पेसिंग, क्लियर स्पेसिंग, है ना। इसका हम बात कर रहे हैं। अभी इसमें 2 चीजों के ऊपर बात करेंगे, मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आपको मिनिमम के पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए, आपको ये चीज मालूम है, ताकि मतलब बहुत कम स्पेसिंग प्रोवाइड कर दोगे तो रिइंफोर्समेंट कंजेस्टेड हो जाएगा ना यार, तो अच्छे से कंक्रीट वगैरह उसमें जाएगी नहीं, या एग्रीगेट वगैरह अच्छे से जाएगा नहीं, कंक्रीट वहां पे उस लोकेशन पे कॉम्पैक्ट होगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, दिक्कत वो होगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहेगी, इसलिए एक मिनिमम क्लियर स्पेसिंग हमें मेंटेन रखना पड़ता है। ओके, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी मैक्सिमम ऑफ दिस 3 वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या है फॉलोइंग में, पहला डाया ऑफ बार इफ इक्वल डाया बार इज प्रोवाइडेड, जो भी रिइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखा है सभी इक्वल डायमीटर के हैं, तो डाया ऑफ बार से ज्यादा होना चाहिए।
दूसरा, अगर अनइक्वल डाया बार प्रोवाइड कर रखा है तो जो सबसे लार्जर डाया है उससे ज्यादा होना चाहिए, लार्जर डाया बार इफ अनइक्वल डाया बार इज प्रोवाइडेड। तीसरा क्राइटेरिया, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, जो भी एग्रीगेट का नॉमिनल साइज है, 10 mm का यूज किया है तो 10 mm लिखोगे, आप 20 mm का एग्रीगेट यूज किया है तो 20 mm प्लस 5 mm ऐड करके, ठीक है, जो भी स्पेसिंग की वैल्यू आएगी उससे ज्यादा आपको मिनिमम स्पेसिंग कम से कम प्रोवाइड करना है। समझ में आ रहा है? मतलब इन तीनों क्राइटेरिया से स्पेसिंग कैलकुलेट करोगे, चेक करोगे, फिर इन तीनों का मैक्सिमम। मान लीजिए कोई बीम हमने बनाया है, लेट्स सपोज, ओके, इसमें हमने 20 mm का सरिया यूज कर लिया है, 25 यूज कर लिया है, ठीक है, और जो एग्रीगेट है वो आपका 20 mm है, नॉमिनल है ना, 20 mm एग्रीगेट। तो देखिए, तुम आपका स्पेसिंग जो होगा, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग इनके बीच में, जो मिनिमम स्पेसिंग आप मेंटेन कर सकते हो वो कितना मेंटेन कर सकते हो, ये अगर निकालना होगा तो पहला 20 mm जो डाया ऑफ बार है, दूसरा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 प्लस 5 mm विच इज योर 25 mm, इन दोनों का मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो गया 25 mm, ये तो मिनिमम क्लियर स्पेसिंग मस्ट बी 25 mm, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्राइटेरिया लिख लीजिए अच्छे से, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग। देखिए, आपको क्वेश्चन में ये सीधा कोडल प्रोविजंस तो पूछ ही सकता है, दूसरा लॉजिकली ऐसे पूछ सकता है कि मिनिमम क्लियर स्पेसिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ बार एंड नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, तो बी अलर्ट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग, ये देखिए, ये आपका सीधा सीधा ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो Fe 250 ये ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप है ना, साइज पे नहीं, ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट। Fe 250 Fe 415 यूज कर रखा है, अगर Fe 500 यूज कर रखा है तो फिर एक स्पेसिंग की वैल्यूज है। देखिए यहाँ पे आप 300 mm तक मैक्सिमम जा सकते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग का बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप 180 mm जा सकते हैं, यहाँ पे आप 150 mm जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो जरा, एक लॉजिक है, जैसे जैसे ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट इंक्रीज हो रहा है, यार स्पेसिंग इज डिक्रीजिंग है, ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिंग डिक्रीज हो रहा है, क्यों? मैक्सिमम देखो, जैसे मिनिमम स्पेसिंग के पीछे लॉजिक क्या था कि मिनिमम मतलब उतना स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करना ही है, उससे कम नहीं कर सकते, नहीं तो फिर कंक्रीट अच्छे से उस दो सरिया के बीच में जाएगा नहीं और स्ट्रेंथ वगैरह ठीक से डेवलप होगा नहीं, वो लॉजिक था। तो मैक्सिमम स्पेसिंग के पीछे क्या लॉजिक है, मतलब मैक्सिमम तो हम एक सरिया इधर एक सरिया इधर ऐसा भी तो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, इसके पीछे इसमें भी एक लिमिट है। अभी तो देखा था यार थोड़ा देर पहले, श्रिंकेज वाला लिमिट देखा था ना, तो सर श्रिंकेज वाला केस देखा था ना, जब डेप्थ एक्सीड कर जा रहा था, डेप्थ बहुत ज्यादा हो जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो सकते थे लॉन्गिट्यूडनली, मतलब वर्टिकल क्रैक्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में, तो हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखे थे, है ना। तो वही चीज है, आप अगर स्पेसिंग ज्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो सकता है। तो श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए, समझिए, श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग के ऊपर लिमिट है। अब तो यहां से ये कैसे पता चलेगा कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट आप बढ़ा रहे हैं तो ये जो स्पेसिंग की वैल्यूज है ये रिड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए, हायर द ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट मोर विल बी दिस श्रिंकेज, मतलब ज्यादा वाइड वाइड क्रैक डेवलप होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील ज्यादा मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा, तो श्रिंकेज क्रैक भी ज्यादा डेवलप होगा, ज्यादा बड़ा साइज का, इसलिए हमें स्पेसिंग कम करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? यही लॉजिक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि मैक्सिमम स्पेसिंग, बगल में इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखना चालू करिए, मैक्सिमम स्पेसिंग criteria is to account for control in shrinkage crack, is to account for controlling shrinkage crack, controlling shrinkage crack, first point।
श्रिंकेज, क्रैक्स। नेक्स्ट, हाई ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड स्टील causes वाइड क्रैक, ज्यादा चौड़ा क्रैक डेवलप होता है इन स्ट्रक्चर so maximum spacing is less for high grade steel, so maximum spacing is less for, एक मिनट दोस्त, हाई ग्रेड स्टील। क्लियर है? तो इसी के साथ सभी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस जो आपके यहाँ पे थे, कहाँ पे, बीम्स के लिए, वो हमने देख लिया। और एक इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है डिफ्लेक्शन, रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन कंट्रोल। ठीक है, डिफ्लेक्शन लिमिट, ये जो टॉपिक है डिफ्लेक्शन लिमिट, यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। कोडल प्रोविजंस एज इट इज कॉपी पे लिखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये है एज पर क्लास नंबर इतना, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ shall not adversely affect the appearance or efficiency of the structure, finishes or partitions. The deflection shall generally be limited to following. फाइनल डिफ्लेक्शन मतलब हर तरह का लोडिंग वगैरह अप्लाई करने के बाद जो फाइनल डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाय 250। फाइनल डिफ्लेक्शन का बात कर रहा है। द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप को भी कंसिडर कर लीजिए, श्रिंकेज को भी कर लीजिए, एंड श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन वगैरह कैसे होता है, सब चीज हम अभी आपको समझाएंगे, है ना, नेक्स्ट वाले क्लास में समझाएंगे। डिफ्लेक्शन के ऊपर ही पूरा नेक्स्ट वाला क्लास चलेगा, डिफ्लेक्शन कंट्रोल इन आरसीसी, है ना, उसी के ऊपर पूरा नेक्स्ट क्लास चलेगा। एक आधे घंटे की डिस्कशन है जो कि हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें श्रिंकेज के कारण भी कैसे डिफ्लेक्ट होता है वो चीज भी आपको हम समझाएंगे। एंड मेजर्ड फ्रॉम द एज कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर, रूफ्स एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाय 250। मतलब आप यही समझिए कि फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड जिसमें टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज सभी के इफेक्ट को कंसिडर किया गया है ना, वो स्पैन बाय 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ सिर्फ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। पार्टीशन मतलब पार्टीशन वाल, मतलब आप समझ रहे हो ना, पार्टीशन वाल वगैरह, है ना, उनको इरेक्ट कर रहे हैं, फिर फिनिशेस मतलब प्लास्टरिंग वगैरह, ये सब चीजों को अप्लाई करने के बाद, ठीक है, हर तरह का लोड को कंसिडर नहीं किया गया, लाइव लोडिंग वगैरह सब चीज को कंसिडर नहीं किया गया। समझ में आ रहा है? ओके, तो मतलब आप समझिए कि हल्का फुल्का लोड और टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज को बस इतना कंसिडर कर रखा है, उनके कारण जो डिफ्लेक्शन है दैट शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाय 350 और 220 mm। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन? ऑब्वियसली यार स्पैन बाय 250 बड़ा है ना एज कंपेयर टू स्पैन बाय 350। स्पैन तो तुम्हारा कांस्टेंट, स्पैन कांस्टेंट, स्पैन मतलब कितना, मान लो 10 मीटर तो वो कांस्टेंट, 10 मीटर को 250 से डिवाइड करो एक वैल्यू मिलेगा, 10 मीटर को 350 से डिवाइड करो एक वैल्यू मिलेगा, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली 10 मीटर को जब 250 से डिवाइड किए हैं वो वाला वैल्यू बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली वो बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें सभी तरह के लोड वगैरह के कारण डिफ्लेक्शन को कंसिडर कर रखा है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा और मतलब परमिट किया गया है ना। लेकिन केवल और केवल टेम्परेचर, क्रीप और श्रिंकेज के कारण देखोगे ऑकरिंग आफ्टर द इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। पार्टीशंस को बना दिए हैं, पार्टीशन वाल वगैरह को या पैरापेट वगैरह छत पे बना दिए हैं, उसके बाद प्लास्टरिंग वगैरह कर दिए हैं, उसके बाद जब आप डिफ्लेक्शन देख रहे हो तो वो डिफ्लेक्शन, है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज का बात कर रहा है, वो डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 350 और 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लेस। ठीक है, और फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्पैन बाय 250 ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग क्रीप, श्रिंकेज, टेम्परेचर इफेक्ट, सब चीज। समझ में आ रही है? एज इट इज छाप लीजिए और ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछेगा। ओके, तो बस फाइनल वर्ड एसोसिएटेड है, अगर फाइनल वर्ड एसोसिएटेड है तो स्पैन बाय 250 मारने का, और डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज
अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। तो स्पैन बाय 350 और 20 mm, इन दोनों में से जो भी लेस है, विच एवर इज लेस, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब ये जो स्पैन है, ये स्पैन बेसिकली इफेक्टिव स्पैन कंसिडर किया जाता है। एल इफेक्टिव बाई 250 हम लिखते हैं, ओके, या फिर एल इफेक्टिव बाई 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस। समझ में आ रहा है? लाइक दिस। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। नेक्स्ट क्लास में पूरा डिफ्लेक्शन कंट्रोल के ऊपर ही क्लास रहेगा, जो कि हम देखेंगे बीम का डिफ्लेक्शन कंट्रोल, है ना। वो क्लास भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं।